डियर स्टूडेंट, साउंड चैप्टर में हम लोग आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वेव के 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो वेव का हमें पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, दूसरा वेव का वेवलेंथ क्या होता है, और थर्ड जो है वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और फोर्थ वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, और फिफ्थ वेव की वेवलेंथ क्या होती है। तो देर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक विच इज रिलेटेड टू द वेव एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज टोल्ड टू मी व्हाट काइंड ऑफ वेव एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव। यही सब चीज़ें क्या बताता है कि वेव का नेचर क्या है, वेव का एनर्जी क्या है, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वेव कितना टाइम ले रहा है, वेव की वेलोसिटी क्या है, यानी कि ऑल अबाउट एवरीथिंग दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक टोल्ड अबाउट द वेव। ये सब कुछ वेव के बारे में बता देंगे। तो फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। तो क्या होता है किसी वेव की एम्पलीट्यूड। तो अगर हम एक वेव फॉर्म दिखाएं आपको, जो कि ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिस इज द वेव फॉर्म, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द वेव। वेव की इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसके ऊपर या नीचे ये वेव क्या कर रहा है, इस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वेव का मोशन है, इस मोशन को हम लोग साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं, और ये एक वेव के पार्टिकल के ऑक्सीलेशन से जो वेव जा रही है होते हुए, उस वेव का वेव पैटर्न है ये, ठीक है। और इस वेव का जो वेव पैटर्न है, हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चाहे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ऊपर हो और चाहे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से नीचे हो। क्योंकि आपको पता है ये वाली लाइन तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ब्लैक वाली। तो इस ब्लैक लाइन से नीचे अगर हम देख रहे हैं तो ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर देख रहे हैं तो ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यही यहाँ पर मैंने डेफिनेशन के तौर पर भी लिख दिया, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द वेव। किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल दैट वाइब्रेटिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल आर पार्टिकल। क्या बोल सकते हो? मटेरियल भी बोल सकते हो उसकी जगह पर, और पार्टिकल भी बोल सकते हो कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल आर पार्टिकल दैट वाइब्रेटिंग। कोई भी मटेरियल आर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और उस एम्पलीट्यूड को हम लोग यूजुअली जो है हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट जो होता है उससे ये दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है और इधर का ये हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। मतलब लोएस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कैपिटल ए हो गया, ठीक है बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो कि हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई है वेवलेंथ। तो किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट वेव। ये देखो, ये एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक वेव ये हो गया। अब सेकंड वेव देखें तो ये सेकंड वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई। एक पूरा का पूरा मतलब जो टाइम ले रहा है ना, टी टाइम, एक वेव, ये टी टाइम में एक वेव ये हो गया, और फिर ये एक वेव हो गया, 2 वेव हो गया। यही मैं बता रहा हूँ कि 2 वेव कैसे हुए। तो ये 2 वेव हो गए। तो कह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट वेव का क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट ये है, इसका क्रेस्ट ये है। 2 एडजेसेंट वेव के क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैम्डा, जो कि वेवलेंथ है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ वेवलेंथ क्या है, कि ये वेव है, ये वेव है, फर्स्ट वेव है। अब हमने देखा कि ये सेकंड वेव है। तो हम 2 वेव के क्रेस्ट के बीच का अगर ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, तो इसी को वेवलेंथ लैम्डा बोल रहे हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम क्रेस्ट ही लें, ज़रूरी भी नहीं है कि हम क्रेस्ट ही लें तो उसको वेवलेंथ बोलेंगे।
हम दो वेव के ट्रफ को भी ले सकते हैं। ये ट्रफ है, एक वेव, फर्स्ट वेव का ट्रफ, सेकंड वेव का ट्रफ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को वो भी लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें कि एक वेव अगर है हमारा, क्या है, एक वेव है, तो पूरी एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे भी हम वेवलेंथ ही बोलते हैं, ये भी वेवलेंथ ही होगा। या हम ऐसे कह दें कि एक वेव जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक ऑक्सीलेशन करने में, उसे भी वेवलेंथ ही हम बोलते हैं, लैम्डा ही बोलते हैं, उसे भी हम लोग लैम्डा ही बोलते हैं। ठीक है। तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द वेव है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी वेव जब ऑक्सीलेट कर रही है, कोई भी वेव जब ऑक्सीलेट कर रही है, तो पर यूनिट टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इज कंप्लीट, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो एक और फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वो भी आप ध्यान में रख लो। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला और होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम होता है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ये भी एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम होता है, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्टली देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि उसकी वो करेक्टरिस्टिक होती है, वो उसकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए या कहीं पर भी जाए तो उसकी केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ उसके बदल जाते हैं। वेवलेंथ बदल सकता है, उसका स्पीड बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, इंटेंसिटी बदल सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती है। ये यानी कि फ्रीक्वेंसी किसी वेव की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अपने पास रखती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखती है, जो कि उसकी एक पहचान है। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की वो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी वेव की वो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेशन के अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी होता है। तो लोगों को ये लगता है कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक कांस्टेंट होती है और ना तो वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो केवल और केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन के ऊपर। हमने नोट पॉइंट में ये बात लिख भी दी है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन ओनली द वाइब्रेशन, जबकि वेलोसिटी डिपेंड करती है, वेवलेंथ डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। हमने 2-3 वेव आपको बनाकर दिखा दिया है कि हमारे पास एक वेव है जिसका ये है फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 है। एक वेव और है 1 2 3 4 और लगभग 5, यहाँ आधा इधर और आधा इधर, 5 यहाँ पर हो गया। और एक वेव ऐसा है जो और भी है, तो आप देख रहे हैं कि वेव की अलग अलग ऑक्सीलेशन मैंने दिखा रखा है, कम ज़्यादा ऐसे करके, एक कम ज़्यादा करके। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है, जबकि इन सब का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, इनका एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, वेवलेंथ डिफरेंट हो सकता है, या वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, या एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, एनर्जी इनकी डिफरेंट हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो केवल और केवल इन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल इनके ऑक्सीलेशन पर डिपेंड करता है, अदर पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने आपको फ्रीक्वेंसी बताई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। किसी वेव की प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो किसी वेव को ऑक्सीलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर, तो अपनी मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर ऑक्सीलेट करने में उसको जितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, उस बात को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ये वेव यहाँ से स्टार्ट की
और फिर यहीं पर आ जाए, ये फिर यहीं पर आ जाए, तो जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे और इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट द वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो किसी भी वेव को टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक वेव ले रखा है और उस वेव के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर टाइम पीरियड को लिखा है। तो हमने ये देखा कि जब 1/4 हमारा वेव चलता है तो टाइम पीरियड T/4 होता है, आधा वेव चल लेता है तो टाइम पीरियड T/2 हो जाता है, और फिर 3/4 वेव चल लेता है तो टाइम पीरियड 3T/4 हो जाता है, और एक कंप्लीट रोटेशन पर टाइम पीरियड T हो जाता है। तो एक वेव ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है तो टाइम पीरियड उसको टी बोलेंगे। एक वेव है 2 चक्कर कंप्लीट कर लिया तो टाइम पीरियड 2T हो जाएगा। 3 चक्कर कंप्लीट कर लिया टाइम पीरियड 3T हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया है। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव है। क्या है वो? वेलोसिटी ऑफ द वेव है। किसी वेव की वेलोसिटी क्या होती है? तो किसी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कोई वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवल करते वक्त जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, या हम ऐसे कहें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस डिस्टेंस को हम लोग वेव के टर्म में लैम्डा लिखते हैं, और जो टाइम लग रहा है उसको टी बोल रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ अपॉन टाइम इज नोन एज वेव। वेवलेंथ अपॉन टाइम इज नोन एज वेव, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो 5 करेक्टरिस्टिक थे, जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव, ये वेव की बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक थे, ये वेव की बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक थे। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे और नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव। हम ये बताएंगे कि वेव का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर हो सकता है और किस तरीके से क्लासिफिकेशन होने के बाद फिर आप वेव समझ जाएंगे अच्छे से, और फिर हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।